फिल्म शुरू होती है यूनाइटेड नेशंस से समझौता करने वाले एडवर्ड डगलस और उनके दो साथी जो जावा सी के बीच में बह रहे हैं। पता चलता है कि वे कुछ दिन से पानी पर तैर रहे हैं, एक प्लेन हादसे के बाद बच गए हैं। एक दिन तीनों दोस्त एक आखिरी बोतल के लिए झगड़ते हैं। लड़ाई बढ़ती है। एडवर्ड के दो दोस्त अपने छुरे निकालकर एक दूसरे को छुरा देते हैं और पानी में गिर जाते हैं। कुछ ही देर बाद उनका खून पास के एक मछली को खींचता है जो फिर उन्हें खा जाता है। इस घटना के बाद एक अकेला बचा हुआ एडवर्ड कुछ दिनों तक बिना खाने पीने के पानी में तैरता रहता है। वह एक्सट्रीम भूख और कमजोरी के कारण लगभग मरने वाला होता है, लेकिन खुशकिस्मत से एक दिन वह एक गुजरते हुए बोट के पास आता है। बचाने के बाद एडवर्ड को बोट में एक पशु चिकित्सक डॉक्टर मोंटगोमरी द्वारा इलाज किया जाता है। कुछ दिनों के इलाज के बाद एडवर्ड आखिरकार बोल पाता है। पहली बात जो उससे पूछता है वह है उसकी जगह, जिसके मोंटगोमरी उससे बताते हैं कि वह अंबज पेनारी नामक एक समुद्री जहाज पर है। एडवर्ड फिर अपने संगठन से संपर्क करने के लिए उठने की कोशिश करता है, लेकिन मोंटगोमरी उसे बताते हैं कि वो अभी भी तरल है, इसलिए वह आराम करें। ये भी उसे बताता है कि बोट में कोई रेडियो नहीं है, लेकिन वह कप्तान को टिमोर ले जाने के लिए पैसा देने का वादा करता है। हालांकि जब वो मोंटगोमरी के मंजिल पर पहुंचते हैं, जो कि मोरो के द्वीप के रूप में जाना जाता है, तो वह एडवर्ड को आगे बढ़ने की जगह बताते हैं, विश्वास दिलाते हुए कि वह द्वीप पर रेडियो इस्तेमाल कर सकता है। जब एडवर्ड सहमति दे देता है, तब मोंटगोमरी एक केस भरकर सारी खरगोशों को बोट से उतारता है। फिर अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता है। वह एडवर्ड को अपने फार्म हाउस में ले जाता है, जहां वह पहले एक पेन में खरगोशों का भेजा खोलता है। फिर उसमें से एक को पकड़कर वह एडवर्ड के भोजन के लिए मार देता है। इसका नाम पीटर है। पीटर काट चुका है, अब तू पीटर को खाएगा। इसके बाद मोंटगोमरी उसे मुख्य घर की तरफ ले जाता है और 1 मिनट के लिए खुद को माफ कर देता है। एडवर्ड फिर दीवारों पर लटके प्रमाण पत्रों की तरफ देखता है और उन पर डॉक्टर मोरो का नाम देखता है। उसे तुरंत याद आता है कि यह डॉक्टर 17 साल पहले एक द्वीप पर अपने अनुसंधान करने के लिए भाग गए नोबेल प्राइज जीतने वाले जेनेटिक्स के सिद्धांतिक। इसी दौरान एडवर्ड को संगीत की आवाज सुनाई देती है। वो बाहर देखता है और एक लड़की को नाचते हुए देखता है। इससे उसकी रुचि बढ़ती है, इसलिए वह उसके पास जाता है और बातचीत शुरू करता है। एक छोटे से परिचय के बाद उसे पता चलता है कि लड़की का नाम ऐसा है और उसे इस द्वीप पर उसके पिता, जो कोई और नहीं डॉक्टर मोरो हैं, लेकर आए हैं। लेकिन जैसे ही वो और ऐसा अधिक बातचीत कर सकते हैं, मोंटगोमरी लौटकर उसे उस लड़की से दूर कर देता है। फिर वो एडवर्ड को ऊपर के मेहमान कमरे की तरफ ले जाता है। रास्ते में एडवर्ड मोरो के विचलित हो जाने के बाद जानवरों पर अनुसंधान में व्यस्त होने के बाद गायब हो गए का चर्चा शुरू करता है, लेकिन मोंटगोमरी इस पर कोई टिप्पणी नहीं करता। जैसे ही वे मेहमान कमरे में प्रवेश करते हैं, मोंटगोमरी एडवर्ड को अंदर बंद कर देता है, कहकर कि यह उसकी सुरक्षा के लिए है। लेकिन रात के गिरने के साथ एडवर्ड को एक पॉकेट नाइफ के माध्यम से दरवाजा खोलने में सफलता मिलती है और बाहर निकल जाता है। घर के चारों तरफ भटकने के बाद वह पास से एक अजीब सी रोते हुए आवाज सुनता है। यह उसे विचलित कर देता है। वह आवाज के स्रोत की तरफ चलता है और एक लेबोरेटरी सड़न में पहुंचता है। अंदर वह एक श्रेणी के मेडिकल उपकरण, गर्भांस्कर कक्ष और तरल से भरे हुए सिलेंड्रॉन को देखता है जो विकसित फोएटिस को धरता है। भ्रमित अवस्था में भी वह रोते हुए आवाज की तरफ चलने का प्रयास करता है। जल्द ही उसे एक आश्चर्यजनक दृष्टि का गवाह बनता है, एक महिला मानव अलामा म्यूटेंट जो कई डॉक्टरों की देखरेख में जन्म देती है। मैं तो मानव एमू के साथ जाता, लेकिन डॉक्टर मोरो को शायद पता है कि वह क्या कर रहा है। अचानक एक मेल डॉक्टर में से एक एडवर्ड के मौजूदगी को नोट करता है, जो अपना चेहरा मास्क खोलकर दिखाता है कि वह भी एक मानव जानवर मिश्रित है। भयभीत एडवर्ड दृश्य से भागता है, लेकिन उससे मिश्रितों ने पीछा किया। थोड़ी देर बाद वह ऐसा से मिलता है जो उसे द्वीप से बाहर निकलने का रास्ता दिखाने का प्रस्ताव करती है, अंडर द कंडीशन कि वह कभी भी उसके पिता के खिलाफ कुछ नहीं कहेगा। इसके बाद वह उसे किनारे की तरफ ले जाती है, लेकिन वहां जानवर मिश्रित सुरक्षक हैं जो उन्हें देख लेते हैं। गिरफ्तार होने से बचने के प्रयास में ऐसा उसे जंगल के अंदर गहरा ले जाती है, जहां उन्हें कई जानवर मिश्रित प्राणियों के साथ एक खुदाई हुई खरगोश के म्यूटिलेटेड शरीर भी मिलता है। एक समय पर उन्हें और एक जानवर मिश्रित प्राणी मिलता है जो अन्यों से अधिक दोस्ताना दिख रहा है। वह अपने आप को एक सैसीमोन के रूप में पेश करता है, जिसमें डॉक्टर मोरो ने डिजिमोन देख लिया है जो उनकी मदद करने को राजी है। फिर वो उन्हें एक सुरक्षित जगह ले जाता है जो कि म्यूटेंट्स का गांव है। उसने उन्हें एक बेसमेंट में ले जाता है, जहां उसने उन्हें कानून के सैर से परिचित किया, एक बकरी मानव मिश्रित। एडवर्ड उसके शारीरिक गुणों को देखकर चकित होता है। उसके सिर से उभरे हुए बड़े घुमाए हुए सिंग और खूब की तरह के हाथ, और बिना शक के वह नेता है। वह है बकरी जो सह कीर्तन करता है, जो व्यक्ति होने की जगह व्यवहार, नियंत्रण और अनुशासन के अभ्यास के रूप में जानवरों के साथ मानव बनने की विचारधारा है। एडवर्ड जो चल रही स्थिति को समझने की कोशिश करता है, उससे मोरो मिलता है, जो जानवर मिश्रितों द्वारा पूजा किया जाता है और उन्हें पिता के रूप में संबोधित किया जाता है।
मोंटगोमरी भी पिता के साथ आ जाता है और एडवर्ड को बंदूक की नोक पर पकड़कर डरता दिखाता है। हालांकि मोरो उसे डराना नहीं चाहता, इसलिए वह मोंटगोमरी से कहता है कि बंदूक को एडवर्ड को सौंप दे। जैसे ही वो हथियार प्राप्त करता है, एडवर्ड उससे भय से भरा हुआ आकर्षित में गोली चला देता है, जो आसपास के अन्य प्राणियों को परेशान कर देता है। इससे देखकर मोरो एक दूर से बटन दबा देता है और उनके क्रियाओं को नियंत्रित करता है। यहाँ पर हम ये सीखते हैं कि मोरो जानवर मिश्रितों को एक दूर से नियंत्रित विद्युत सी का उधार डालकर जनन में उनके चंद तरीकों में से एक के द्वारा दबा रखता है। यह उनके रचनाओं के खिलाफ कुछ सुरक्षा उपायों में से एक है। मोरो फिर धीरे से एक चकित एडवर्ड को आश्वासन देता है कि उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इसके बाद एडवर्ड को मुख्य घर में ले जाया जाता है, जहां मोरो अपने 4 बच्चों को पेश करता है। वागली को आजेलो, एमलिंग और ऐसा के रूप में। वो फिर अपने जेनेटिक प्रयोग को समझाता है। उसने मानव डीएनए और जानवरों को मिलाया एक उच्च मानव को ढूंढने के लिए, जिसका कहना है कि वो मौजूदा प्राणी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। लोग अधूरे हैं, लेकिन मोरो दावा करता है कि वो इच्छित परिणाम के बहुत करीब हैं। एडवर्ड इसे स्वीकार करने में हिचकिचाता है और ये दावा करता है कि यह पूरा अनैतिकल और आपराधिक है। बाद में एडवर्ड को मोरो और उसके बच्चों के साथ भोजन करने के लिए बुलाया जाता है। इस दौरान जब अजल्लो अपने पिताजी को एक आधा खाली खरगोश के साथ एक प्लेट खाना सर्व करता है, इससे प्रकट शांतिपूर्ण मोरो को घृणा आती है जब वो मांसाहारियों को सख्त माना करते हैं। इसी समय ऐशा उस खुदाई हुई खरगोश को उठाती है जो उसने पहले देखा था। उसके मुताबिक इसे एक लेपर्ड इंसान मिश्रित ने मार डाला था। मोरो इस सुनते हुए अगले दिन ही एक परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लेता है और एडवर्ड को भी शामिल होने की सलाह देता है। लेकिन सूरज उगने से पहले एडवर्ड द्वीप से एक बोट के माध्यम से भागने की कोशिश करता है। हालांकि उसकी कोशिश को जानवरों के समानुष हुंडी को रोक लेती है, जो पूरी बोट को निवास करता है। फिर दृश्य को परीक्षा की तरफ कटा है, जिसमें पिता सब अपने प्राणियों को बाहर इकट्ठा करते हैं। परीक्षा को शुरू करते हुए वह द्वीप के नियमों को याद दिलाता है और फिर दावा करता है कि किसी ने उन्हें तोड़ दिया है। महसूस करते हुए कि उसे पकड़ा गया है, लोमाई क्रोध से मोरो की तरफ दौड़ता है, लेकिन पिछले किसी तरह से उसे उसके दूर रिमोट से दबोच लेता है। गिरने के बावजूद लेपर्ड मिश्रित अब भी पिता को हमला करने की कोशिश करता है। इसे देखकर आजल्लो दृश्य में मौजूद सभी को चौंका देता है जब वह प्राणी को शीतल हत्या कर देता है। उसके बाद मोरो उसे उसके उचित कार्यवाही के लिए डांटता है। उसके बाद वह उसे गिरते हुए मिश्रित के लिए एक व्यवस्थित अंतिम संस्कार का आयोजन करने की आदेश देता है। लोमाई का शरीर फिर से जल में जलाया जाता है, लेकिन यह तुरंत ही नहीं विसर्जित होता है। थोड़ी देर बाद एक मानव हियेना, जिसे हियेना स्वाइन कहा जाता है, शोक मनाता है। उसका दोस्त वो कहता है, चर्द अवशेषों की जांच करते समय उसने लोमाई के बारे में एक अजीब सा वस्तु पाया जो उसके भुजा में घुसा हुआ था। हड्डी नियंत्रण इम्प्लांट। उसने फिर अपने शरीर पर उसी इम्प्लांट के लिए महसूस किया। फिर वह उसे बाहर निकालकर अलग कर देता है, जबकि व्यक्ति को तेज दर्द से चिल्लाते हुए। इस ज्ञान को प्राप्त करने के साथ वो अब और किसी दर्द को सहन नहीं करना चाहता और सभी अन्य मिश्रितों को इस बात को फैलाने का इरादा करता है। अगली दृश्य में मोंटगोमरी को मिश्रित पर किसी प्रकार की दवाई चढ़ते देखा जाता है। इंट्रिग्यूड एडवर्ड सामान के बारे में पूछता है, जिस पर मोंटगोमरी बताता है कि डाली गई जहाज के अतिरिक्त जानवर नियमित तौर पर दवा देकर नियंत्रित किए जाते हैं, जो उन्हें पीछे जाने से रोकती है। इस प्रक्रिया के दौरान हाइना स्वाइन डोज देने से इनकार करता है। जब मोंटगोमरी उसे मनाने की कोशिश करता है तो वह उसे अपना हटाया गया डाला हुआ चिप दिखाता है, जिससे वह डर जाता है। नतीजतन वह जल्दी से हाइना के पीछे अन्य म्यूटेंट्स को भेज देता है। वे उसे जंगल में पीछा करते हैं, लेकिन उसे पकड़ने में सफल नहीं हो पाते। उसी शाम एडवर्ड एमलैंग की मदद से बाहरी दुनिया से संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन जल्द ही मोंटगोमरी उन्हें बाधित करता है और रेडियो को नुकसान पहुंचाता है। एडवर्ड की मदद से हाइना को ढूंढने में शामिल होता है। उसी बीच लिसा अपने पिताजी से बात करने जाती है, क्योंकि वह अपने शारीरिक प्रतिगामन की चिंता कर रही है। उसने दिखाया कि उसके कैनाइन दांत फांस बन रहे हैं, उसके नाखून तेज हो रहे हैं और उसकी प्यूपिल्स बिल्कुल एक बिल्ली की तरह दिखाई दे रही हैं। फिर भी उसके पिताजी उसे आश्वस्त करते हैं कि वह जैसी है वैसी ही खूबसूरत है और उसे इसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। वही आधी रात को हाइना स्वाइन और उसके साथी म्यूटेंट्स, जो अब अंडरग्राउंड छोड़ दिए गए हैं, मुख्य कंपाउंड में घुस जाते हैं और मोरो के लिविंग रूम में घुस जाते हैं। वहां वे मोरो से सामना करते हैं और मांगते हैं कि वे पूरी तरह से मानव क्यों नहीं हैं। पिताजी, जो इम्प्लांट के हटाए जाने के बारे में अनजान हैं, बेफिक्री से दिखाई देने वाले पशुओं को संबोधित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे इसके बजाय गुस्से में आते हैं और नियम को भी नकार देते हैं। आसपास के खतरे का महसूस करते हुए मोरो अपने दूर रिमोट को पकड़ लेता है और बार बार बटन दबाता है, लेकिन कोई असर नहीं होता है। हाइना स्वाइन फिर उसे हटाए हुए चिप दिखाता है। फिर वे सब पिता का हमला करते हैं और उसे मार देते हैं। एडवर्ड इस दृश्य को दूर से देखता है और तुरंत एक गोली चला देता है, जिससे ग्रुप भाग जाता है।
मौत के बाद मोरो का शरीर जला दिया जाता है, जबकि उसके बच्चे अज़ाज़लो के अलावा शोक मनाते हैं। अज़ाज़लो को लगता है कि उसका डैडी एक कंजर था। इस भावनात्मक लम्हे के बीच एडवर्ड रोते हुए ऐसा के पास जाता है और उसे शांत करने की कोशिश करता है। उससे कहती है कि वो परिवर्तित हो रही है और अपनी मदद के लिए एक सीरम को लैब से लाने की गुजारिश करती है। इस बीच अज़ाज़लो मॉन्टगोमरी का हैंडगन चुरा लेता है और हाइना स्वॉन के फैक्शन में शामिल होने चला जाता है, जो द्वीप पर अधिकार करने की योजना बनाते हैं। पहले तो वे एकमात्र बोट को आग लगाते हैं, इसका आश्वासन लेते हुए कि कोई भी बच नहीं सकता। इस प्रक्रिया में उन्हें अज़ाज़लो ध्वनि करता है, जो उन्हें द्वीप के आमरी हिस्से तक ले जाने की प्रस्ताव करता है, एक शर्त के तहत कि वे उसे नियंत्रण इम्प्लांट हटाने में मदद करेंगे। इसके बाद एडवर्ड लैब में जाता है, लेकिन वहां को पूरा व्यक्तिगत दृश्य मिलता है। उससे मॉन्टगोमरी भी देखता है, जो पागल हो चुका है। एडवर्ड सीरम के लिए पूछता है, लेकिन मॉन्टगोमरी दावा करते हुए चला जाता है कि उसने सब कुछ नष्ट कर दिया है। अब जब वो लैब में अकेला है, एडवर्ड फैसिलिटी के चारों तरफ देखता है। एक अनजाने परिवर्तन की घटना में वो अपने नाम के नमूनों और एक फाइल को ढूंढता है। उससे उसके माध्यम से जाने पर एक शॉकिंग ज्ञान मिलता है। मोरो एस की रिग्रेशन को रोकने के लिए उसके डीएनए का उपयोग करने का प्लान बनाया था, स्थायी रूप से अपने प्रयोगों को पूरा करने के लिए। दूसरी तरफ पागल मॉन्टगोमरी पुराने डॉक्टर के सिंहासन पर बैठा है। वह बात करता है जैसे वह एक राजा हो और मिश्रितों के बीच खेलों का प्रचार करता है। तभी जब अजल्लो दृश्य में पहुंचता है और मॉन्टगोमरी को गोली मार देता है, तब येना स्वाइन के समूह भी प्रवेश करते हैं और वे मिश्रितों को बंदी बनाते हैं। लैब में वापस ऐसा एडवर्ड के पास आती है, जो फिर उसके पिता का अंतिम लक्ष्य खुलासा करता है। उनका बर्ताव धड़कनों से बढ़कर अज़ाज़लो और उसके दोस्तों द्वारा उन्हें तुरंत आक्रमण किया गया है। गैंग के सदस्य एडवर्ड को पकड़ लेते हैं, जबकि अज़ाज़लो ऐसा को पीट देता है। उसने उसको रस्सियों की मदद से लटका दिया है, जिसके परिणामस्वरूप उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद वह एडवर्ड को हाइना स्वाइन के पास खींचता है, जो उसके काम की प्रशंसा करता है, लेकिन अनजानेपनी में अज़ाज़लो को गोली मार देता है। उसके उपयोग के खत्म होने पर हाइना स्वाइन बाद में एडवर्ड को दबाव डालता है कि वह द्वीप का नया भगवान है। दुर्घटना के बीच एडवर्ड एक नए विचार से निकलता है। उसने हाइना को कहा कि वह अपने दोस्तों को मारकर भगवान #1 बन जाए। आसानी से प्रभावित होकर हाइना स्वाइन पलटकर अपने समर्थकों को मार देता है, लेकिन जब वो व्यग्र है, एमलिंग एक विस्थापित प्रक्रिया को शुरू करता है जो उसको उसका बंदूक खो देता है। इस मौके का फायदा उठाते हुए एडवर्ड जल्दी से बंदूक को पुनः प्राप्त करता है और हाइना को बंदूक की नोक पर रोकता है। खुद को अधिकांशंक के बिना और बेबस पाया जाने पर हाइना स्वाइन जलन और निराशा में अपने आप को जला देता है। खतरा अंत में समाप्त होने पर एडवर्ड अब एक जल्दबाजी से बनाए गए राफ्ट पर प्रस्थित होने का इंतजार करता है। कानून का सायर, एक उभरती हुई मौन और कई और शांतिप्रिय बुद्धिमान मिश्रित उसको विद्रूर होने पर टटोली हुई देखते हैं। एडवर्ड सीरम बनाने के लिए प्रशिक्षित वैज्ञानिक और डॉक्टर्स के साथ लौटने का प्रस्ताव करता है, जो उनकी रिग्रेशन को रोक सकता है। हालांकि सायर दावा करते हैं कि उन्हें और कोई व्यावसायिक लोग चाहिए नहीं, कि वे बस अपने प्राकृतिक स्थिति में लौटना चाहते हैं और अंत में उनके सृष्टिकर्ता के काम को समाप्त करना चाहते हैं। अंतिम दृश्य में विभिन्न मानव युद्ध और विरोध की क्लिप्स दिखाई जाती हैं, जब एडवर्ड मानवों में उत्पन्न सामुदायिकता का तुलनात्मक अत्याचार पर विचार करता है। फिल्म उस समय समाप्त होती है जब उसने डर में द्वीप को छोड़ दिया और मानव जाति को असली जानवर घोषित करता है। और भी ऐसे वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशंस को ऑन करें और चैनल को मदद करने के लिए एक लाइक छोड़ दें। देखने के लिए धन्यवाद।